हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिटेल में, बेसिक्स में करवाने वाला हूं, मतलब पूरे गेम थ्योरी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। गेम थ्योरी एक चैप्टर है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर, तो वहां से ये जो मतलब मीनिंग क्या है इसका और डिटेल में इसके जो मेथड्स हैं, कैसे सम सॉल्व करते हैं, मतलब बेसिकली इसके जितने भी बेसिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपको अगर यही पीडीएफ नोट्स चाहिए इसके या इसके अलावा कोई और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि गेम थ्योरी है क्या। तो गेम थ्योरी का सबसे पहले मीनिंग समझो कि गेम थ्योरी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन where two or more rational opponents are involved under condition of competition and conflict interest। देखो, गेम क्या होता है दरअसल, गेम का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा मतलब प्ले, यानी एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है जहाँ पे हम बात करते हैं कि दो जने मिलकर आपस में मतलब ओपोनेंट, एक दूसरे के ओपोनेंट होके क्या करते हैं, विन होने की कोशिश में होते हैं। कि उन्होंने कहा टू और मोर, या एक मतलब दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा रैशनल ओपोनेंट्स होते हैं जिनकी थिंकिंग बहुत ऊपर की यानी सेम होती है और आर इन्वॉल्व अंडर द कंडीशन ऑफ कंपटीशन, और वो आपके साथ एक तरीके से कंपटीशन करने आए हैं। तो वो सारी सिचुएशन क्या है या वो स्टडी क्या है या उस स्टडी के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, दैट इज़ नोन एज गेम थ्योरी। तो अगर आपने थोड़ा सा बेटरली अंडरस्टैंड करना है तो आगे पढ़ो, आगे आपको और क्लियर होगा कि गेम थ्योरी है क्या। तो गेम थ्योरी कैन बी यूज फॉर द बेटर अंडरस्टैंड एनालाइज एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। जो सिचुएशन चल रही हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर मेथड है। वेयर एवर देयर आर लिमिटेड, सो जहाँ पे हम रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते या डिफरेंट डिसीजन ऑप्शंस हैं, आउटकम ज़्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं, मतलब आउटकम से रिगार्डिंग हो गया, डिसीजंस के रिगार्डिंग हो गया, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स या फिर मोर देन प्लेयर्स, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स, मतलब एनीथिंग सिचुएशन कोई भी आ जाए तो वहाँ पे क्या है, दैट इज़ कॉल्ड गेम थ्योरी यूज़फुल बहुत है। तो अंडरस्टैंड कर सकते हो आप आसानी से। इसके कुछ फीचर्स हैं जहाँ पे आपने मतलब मेनली ध्यान देना है, वो क्या है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। ओपोनेंट कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो, मतलब हम बात करते हैं कम से कम दो तो होते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप बात कर लो कितने हो गए एक गेम के अंदर, ज़्यादा तो ज़्यादा 5-6 जितने भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो फाइनाइट होते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलते आपको, तो वहाँ तक आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब इन सिंपल वर्ड, इसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस ऑल्सो, इसमें हम एक्शंस भी पता कर सकते हैं कितने लेने हैं कितने नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं। ईच प्लेयर हैज़ अ नॉलेज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हर एक प्लेयर को नॉलेज होती है कि उसने कौन सा ऑल्टरनेटिव कब यूज़ करना है या कितने ऑल्टरनेटिव उसके पास हैं। ईच प्लेयर मेक अ चॉइस, उसके पास चॉइस करने का भी होता है। द प्ले इज़ एसोसिएटेड विद एन आउटकम नोन एज गेन, जो प्ले किया जाता है या जो गेम खेली जाती है वो एक तरीके से गेन, कुछ फ़ायदा कमाने के लिए ही की जाती है। और द पॉसिबल गेन और लॉस ऑफ ईच प्लेयर डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ओपोनेंट, और जो गेन या फिर लॉस होता है वो एक तरीके का डिपेंड करता है किसके ऊपर, दूसरे की चॉइस के ऊपर, यानी आपके ओपोनेंट की चॉइस के ऊपर। ठीक है, जो आपको गेन या लॉस हुआ होता है उसके बेस पे। अब दोस्तों देखो जी, नीचे आपके सामने आ गई कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगी जो आपको पहले ही अंडरस्टैंड करनी है, जैसे कि गेम। गेम क्या है मैंने पहले बता दिया, एक ऐसी सिचुएशन, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जहाँ पे पर्सन्स आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, यानी उनके ऑब्जेक्टिव्स आपस में कन्फ्लिक्ट करें, वो होती है गेम। प्लेयर क्या है, जो गेम को खेल रहे हैं। ठीक है। फेयर गेम, फेयर गेम मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ ज़ीरो, जब वैल्यू ऑफ अ गेम मतलब गेम की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो आ जाए तो उस गेम को हम फेयर गेम कहेंगे। ठीक है। 2% ज़ीरो सम गेम क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स क्या करते हैं, एंड गेन्स, दो या दो से ज़्यादा प्लेयर या उनके गेन्स मेड बाय वन पर्सन इज़ इक्वल टू द लॉस इंकर्ड बाय अदर पर्सन। जैसे मैंने कहा मुझे उस गेम से 10 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, तो दूसरे ओपोनेंट ने जिसने मेरे साथ वो गेम लगाई थी तो उसको 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो जितना उसको लॉस हुआ उतना मुझे गेन हुआ, दैट इज़ नोन एज 2% ज़ीरो सम गेम। लग गई बात समझ, गेन जितना हुआ वो इक्वल टू किसके होगा, ओपोनेंट के लॉस के। ठीक है, या ओपोनेंट के गेन हुआ तो हमारा जितना लॉस हुआ उसका वो बराबर होगा।
देन होता है एन पर्सन गेम, यानी जितने नंबर ऑफ पर्सन्स लगा रहे हैं गेम वही इसमें आ जाएंगे, दैट इज़ नोन एज एन पर्सन गेम। पे ऑफ किसे कहते हैं? आउटकम ऑफ द गेम, जितने मतलब गेम जो हमने खेली है उसका क्या रिजल्ट निकला, दैट इज़ नोन एज पे ऑफ। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया आपका पे ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब इन अ गेम द गेन और लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट मूव्स एंड काउंटर मूव्स व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जब आप मैट्रिक्स के फॉर्म में डिफरेंट मूव्स हुए हैं, काउंटर मूव्स आपके ओपोनेंट ने किए हैं, तो उससे जो फ़ायदा और लॉस हुआ है आपको, उसे जब हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में शो करने की कोशिश करें या करते हैं तो उसे हम कहते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। यानी जितना भी गेन हुआ या लॉस हुआ एक काउंटर मूव करने से या डिफरेंट मूव्स करने से, दैट इज़ नोन एज, उसे हम मैट्रिक्स के में जब शो कर दें पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। आगे ध्यान से समझना, ये ग्राफिकल मेथड आएगा आगे आपको, वहाँ पे यूज़फुल होने वाली है ये चीज़ें। मैक्सिमिन और मिन मैक्स, मिनी मैक्स, मिनी मैक्स है यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना। मैक्सिमिन और मिनी मैक्स है यहाँ पे नीचे, ध्यान दे लेना। मैक्सिमिन क्या है? द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर लिस्ट हिज मिनिमम गेन फ्रॉम ईच स्ट्रेटेजी एंड सेलेक्ट द स्ट्रेटेजी विच गिव्स द मैक्सिमम आउटपुट। ध्यान से समझो यहाँ पे, मतलब उसने क्या कहा, मैक्सिमिन, मतलब मैक्सिमम प्लेयर्स इसमें होते हैं, वो अपना मैक्सिमम मिनिमम गेन रखते हैं बीच में, लेकिन सिलेक्ट किसे किया जाता है? विच गिव मैक्सिमम, मतलब जो मिनिमम गेन हमने लिखे हैं उसमें से मैक्सिमम उठाना, मतलब मिनिमम गेन में से मैक्सिमम उठाना, दैट इज़ नोन एज मैक्सिमिन क्राइटेरिया। और मिनिमम उल्टा, उसका उल्टा कर दो, द मिनिमाइजिंग प्लेयर इसमें होते हैं लिस्ट, वो क्या करते हैं? मैक्सिमाइजिंग लॉस फ्रॉम द स्ट्रेटेजी, ठीक है। और सिलेक्ट क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी विच गिव हिम द मिनिमम लॉस, वो लॉस ले लेते हैं जिसमें आप क्या करते हो, मतलब मिनिमम लॉस लेते हैं, किस में से? जितने हमने मैक्सिमम लॉस ढूंढे हैं, मतलब मैक्सिमम लॉस जितना हुआ है उसमें से मिनिमम लॉस उठाना क्या है, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमैक्स, मिनिमैक्स। और अगर हम मैक्सिमम उठा रहे हैं आउट ऑफ मिनिमम तो उसमें हम कहेंगे दैट इज़ मैक्सिमिन। लग गई बात समझ? फिर आता है वैल्यू ऑफ गेन। वैल्यू ऑफ गेम क्या है? द मैक्सिमम ग्रंटेड गेन टू द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर इफ़ बोथ द प्लेयर्स यूजेज या बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर दोनों स्ट्रेटेजीज की ओर से बेस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब दोनों तरफ से बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाई गई है और उसमें क्या हुआ है, मैक्सिमम ग्रंटेड गेन हो गया है मैक्सिमाइजिंग प्लेयर को, तो वो होता है वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है। और लास्ट आता है, हम आगे भी आएंगे जैसे कि दैट इज़, इसमें है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझो, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है इन द थ्योरी ऑफ गेम्स, मतलब गेम्स की थ्योरी में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन इट रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और कॉलम में लार्जेस्ट वैल्यू होगी, दैट इज़ नोन एज सैडल। क्या होता है? सैडल पॉइंट, जिसके रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू और कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसे निकालेंगे कैसे? सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो की सबसे कम वैल्यू, पुट अ सर्कल अराउंड इट, उसमें सर्कल लगा दो। सेलेक्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, पुट द स्क्वायर अराउंड इट, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमने कॉलम से निकाली उसके ऊपर क्या निकाल दो, उस मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा दो। और जो वैल्यू बोथ सर्कल एंड स्क्वायर की निकली है दैट इज़ नोन एज सैडल पॉइंट। लग गई बात समझ? तो मैक्सिमम वैल्यू उठानी है कॉलम में से, मिनिमम वैल्यू उठानी है रो में से। अब देखो जी, आगे आ गया दैट इज़ स्ट्रेटेजी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपकी गेम थ्योरी बहुत बदल जाएगी, यानी कैसे करना है सम्स को, आगे सम्स आएंगे, मैं यहाँ से ही आपको एग्जांपल्स देके बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना। स्ट्रेटेजी क्या है, आपको भी पता है, स्ट्रेटेजी मतलब कॉम्पिटिटर से कॉप अप करने के लिए आप एक तरीके की तैयारी करते हो, यानी इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड रूल बाय विच द ईच प्लेयर डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल टू हिम, मतलब जो उसके पास लिस्ट होती है उसमें से वो अपना जो एक्शन उसने लेना है, जो स्ट्रेटेजी उसने करनी है, अपनानी है, वो ले लेता है, ठीक है। मेरे पास 10-12 प्लान पड़े हैं, मैंने उसमें से एक उठा लिया ताकि मैं अपने कॉम्पिटिटर से जीत पाऊँ, तो जो स्ट्रेटेजी मैंने उठाई है, जो चीज़ मैंने उठाई है, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटेजी। और ये एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन होता है टेकन बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन अ गेम, जो एक गेम के अंदर कोई ना कोई पार्टिसिपेंट यूज़ करता ही है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी तो ध्यान से समझना। प्योर स्ट्रेटेजी क्या है? प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जहाँ पे आपका प्लेयर या जो प्लेयर है वो उस पूरी गेम में सिर्फ एक सेम स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करे, वो होती है प्योर स्ट्रेटेजी।
और इन द प्योर स्ट्रेटेजी द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर अराइव एट इट्स ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब मैक्सिमम उठाना मिनिमम में से, ठीक है। और द गेम इज सॉल्व्ड व्हेन मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू। गेम सॉल्व कब हो जाएगी? जब मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल कर जाएगी किसके? मिन वैल्यू के, ठीक है, मिनी मैक्स वैल्यू के। अब देखो जी, ध्यान से समझो, नीचे आपके पास डायग्राम भी है, मतलब एक टेबल भी है। तो जो चीज़ ऊपर लिखी है उसमें से आप देख सकते हो सेम स्ट्रेटजी भी यूज़ की गई है। और गेम कब सॉल्व हो जाएगी? जब मैक्सिमिन वैल्यू आपकी मिनी मैक्स के इक्वल मानी जाएगी, ठीक है जी। यानी आपने रो में से, यानी अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये जो टेबल है, मैं यहाँ पे एक तरीके का ना आपको यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रेक लगा के कहता हूँ, अभी रुको। इस टेबल को अगर समझना है तो आगे ध्यान से समझना, आगे एक चीज़ आएगी उसमें आपका टेबल ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। तो ध्यान से इस टेबल को अगर समझना है तो पूरा आगे तक देखना, समझना। अब देखो मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है। एक तो हो गया सेम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पूरी गेम खेली, वो हो गई प्योर। जब हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पूरी गेम को खेला होता है वो होती है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। और उसमें आपके ना डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके सम्स को निकाला जाता है और गेम खेली जाती है। अब देखो जी, गेम्स विद मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है। इसमें सबसे पहले पढ़ो जी, ऑल गेम प्रॉब्लम्स वेयर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। सैडल पॉइंट क्या था? जिसकी रो स्मॉलेस्ट हो और कॉलम में से हाईएस्ट उठाना है, राइट, याद आ गया। अब देखो इसमें स्ट्रेटेजीज क्या कौन कौन सी हैं, नीचे सारे मेथड मिक्स स्ट्रेटेजीज के दे दिए। अब उनमें से हमने काम करना है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मिक्स स्ट्रेटेजी का मेथड है, मैंने साथ में एग्जांपल्स भी कोट की हैं, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बेसिक्स में ही क्लियर हो जाए कि पूरा चैप्टर आपने कैसे करना है। तो ध्यान से समझो, ऑड मेथड क्या है। तो ऑड मेथड 2 to 2 गेम यानी 2 into 2 मैट्रिक्स के वे में ही चलेगा, ठीक है। और ये पॉसिबल तभी है जब 2 into 2 मैट्रिक्स ही होगा। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि सम ऑफ कॉलम ऑड्स एंड रो ऑड्स शुड बी इक्वल। इसमें ध्यान रखा जाता है रो ऑड्स और कॉलम ऑड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो नीचे आपके सामने ये मेथड आ गया, ध्यान से समझो क्या है मेथड। टेबल आपके सामने बना है, एक्स और वाई दिए हैं, x1 y1 x1 x2 y1 y2। तो आपके सामने उन्होंने लिख दिया। ध्यान से स्टेप 1 पढ़ो। स्टेप 1, अब देखो जो सबसे पहला टेबल है वो एक तरीके का आपकी इलस्ट्रेशन के बेस पे आपको समझाया जाएगा। तो स्टेप 1 क्या कहता है, हमने जो टेबल बनाए ना ऊपर, जो सबसे पहला टेबल बना है उसमें से क्या करना है, सेल A1, ध्यान से पढ़ो लाइन, फाइंड आउट द डिफरेंस निकालना है A1 वैल्यू माइनस A2 वैल्यू। मतलब x1 में से आपने रो x1 है ना जो, उसमें से A1 माइनस A2 करके उसे किस में लिख देना है? नीचे आपके देखो लाइक डैट लिखा हुआ है ना, नीचे आपके सामने क्या लिखा है कि जो मैंने माइनस करा है उसे देखो कहाँ पे पुट आउट करना है। सिमिलरली सेकेंड स्टेप है, नीचे वाले ऊपर लेके चले जाओ। एरो साथ में इसीलिए डाले हैं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए। और स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3, अब देखो पहले हमने रो को उठाया था, अब हम कॉलम को उठा देंगे। तो जो y1 की कॉलम है उसे हमने जो भी माइनस करके लिखना है वो कहाँ लिखेंगे? y2 के बिलो। और जब हमने y2 का किया तो नीचे ध्यान से देखो आपके सामने कहाँ लिखा गया है, एरो डाल के a2 माइनस b2 कहाँ लिखा गया है? दैट इज पहली y1 के सामने, y1 के बिलो, राइट। तो ये आपका पहला, आपका मेन सबसे पहला स्टेप हो गया। अब इससे मैथमेटिकली उन्होंने कहा, ध्यान से समझो, इक्वेशन आई है तो जो मैंने ऊपर बनाया है वही चीज़ें नीचे हैं, बस वैल्यू ऑफ द गेम का एक फॉर्मूला आएगा जो आपको ध्यान में रखना है। वो नीचे देखो ध्यान से दिए हुए हैं ना फॉर्मूले, ये जो मैंने अभी आपको ये जूम कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखते हुए अपना सम करना है, बस ऊपर वाला काम कर लो, उसके बाद आपके पास सिर्फ वैल्यू ही फिल करनी है और फॉर्मूला याद रखना है। डन। तो ध्यान से अब एग्जाम्पल आई है नीचे, तो एग्जाम्पल के बेस पे आपको देखते हैं क्या है। 2 प्लेयर्स ए और बी हैं, हमने लिख लिए। दोनों ने कॉइन मैच किए, ए ने जीते 10 यूनिट्स ऑफ वैल्यू और बी ने भी बी डू नॉट मैच। मतलब उन्होंने कहा अगर कॉइन मैच होते हैं तो ए जीतता है 10 कॉइन, मतलब 10 यूनिट्स ऑफ वैल्यू। अगर कॉइन मैच नहीं होते हैं तो बी जीत जाएगा 10 रुपीज़। तो अब इसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो हेड और टेल आते हैं, सीधी सी बात है। हेड और टेल में अगर ए ने हेड लगाया तो वो जीत गया 10 रुपये, लेकिन टेल में तो हारेगा। इसी तरीके से अगर ए ने टेल में, मतलब सीधी सी बात है, अगर टेल लिया होता तो हेड में हार जाएगा, टेल में जीत जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही कॉलम में ले लो। अगर बी ने, सीधी सी बात है, बी ने हेड लगाया होता जीत गया, टेल में हार जाएगा। बी हेड में हार गया तो टेल में जीत जाएगा। ऐसी आउटकम्स आती होती हैं। तो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल नहीं आया ना इसमें। क्यों नहीं आया? क्योंकि रोज स्मॉल होनी चाहिए और कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू आनी चाहिए। नीचे देखो जी, अब आपके सामने सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन में आपके सामने जो मैंने ऊपर मेथड किया है वही मेथड यहाँ पे करना है। क्लियर हो गया? यही मेथड वहाँ पे जो हमने एरो डाल के किया था कि उसकी वैल्यू को उसमें लिख देना है, उसकी वैल्यू को वहाँ पे लिख देना है, तो दैट इज़ नोन एज सिंपल वे। और वैल्यू ऑफ द गेम का फॉर्मूला लगा के आपने बीच में निकाल देना है सारी चीज़ों को। और प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई जो आपको मैंने 1/2 लिख कर दिखाया है। सिर्फ वही चीज़ें आपने लगानी है और इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है डोमिनेंस मेथड। देखो जी, ऑड मेथड तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब ये डोमिनेंस मेथड क्या है? देखो, ऑड मेथड इकलौता मेथड है जो सब में यूज़ होगा बीच में। डोमिनेंस मेथड ध्यान से समझो। द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट द स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। डोमिनेट का मतलब एक के आगे दूसरे का आना। तो क्या इसका मतलब है? ध्यान से समझो, रूल्स समझाएंगे इसे। तो इफ़ द एलिमेंट ऑफ रो से ith रो, मैंने ith रो मतलब आई और जे ले लिए, एक आई रो ले ली और एक जे रो ले ली। अगर मैंने ith रो ली है, मतलब मैंने सपोज करो मैंने ith रो है मेरी, उसमें मैंने देखा आर लेस देन और इक्वल टू, मैंने रो को क्या करना है, रो में से उठाना है जो लेस देन और इक्वल टू भी हुआ उस रो को ले लेना है। ठीक है, और दूसरी रो मेरी क्या होनी चाहिए, मतलब जेथ रो, देन द प्लेयर ए विल नेवर चूज। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। आइथ रो अगर जेथ रो से लेस देन होती है तो हम आइथ रो को क्या कर देंगे, बिल्कुल ही डिलीट कर देंगे। ध्यान से नीचे एक टेबल बना है ना, तो उसे देखो। क्या आपकी जो A1 रो है वो A2 से ज़्यादा है, लेकिन A2 तो कम है ना A1 से। तो जो रो कम होगी ना उस रो को हमने डिलीट कर देना है। तो A2 इज़ अ इंफीरियर रो, इसलिए A2 को हमने डिलीट कर देना है। राइट। फिर आता है इफ़ ऑल एलिमेंट्स। अब देखो, बारी थी पहले रो की, अब आती है बारी कॉलम की। तो क्या हमने सैडल पॉइंट का पढ़ा था? क्या क्या पढ़ा था? ध्यान से पढ़ो ऊपर। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉलम, रो में पढ़ा था लेस देन, अब कॉलम में लिखा हुआ है ग्रेटर देन। ध्यान से समझ लो, यहाँ पे कॉलम में लिखा है ग्रेटर देन, यानी कॉलम कौन सा डिलीट कर दिया जाएगा, जो ग्रेटर देन होगा। तो कौन सा ग्रेटर देन? ए और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कौन सा आता है यहाँ पे, B1। तो B1 क्या कर दिया जाएगा, दैट इज यहाँ पे डिलीटेड कर दिया जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आता है प्योर स्ट्रेटेजी। नीचे दिया हुआ है प्योर स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर में ऑल्सो भी डोमिनेटेड। यहाँ पे प्योर स्ट्रेटेजी क्या है, डोमिनेट हो गई। और डोमिनेट होने की वजह से जो हमने एक कॉलम की लाइन और एक रो की लाइन को कम कर दिया, ऑटोमेटिकली 2x2 मैट्रिक्स बन गया। अब 2x2 मैट्रिक्स जब बन गया है तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो, ऑड मेथड। तो हमने पहले पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज ऑड मेथड, तो ऑड मेथड यूज़ कर दो। क्लियर हो गया? अब डोमिनेंस में बस डिलीट करके 2x2 की कॉलम बना देनी है, 2x2 का बना के ऑड मेथड यूज़ करना है जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, नीचे आ जाता है हमारे पास सब गेम मेथड। अब देखो जी, तीसरा मेथड आ गया आपके सामने, सब गेम। अब ये सब गेम मेथड क्या है? सब गेम मेथड है अ गेम वेयर ऑफ द प्लेयर हैज 2 अल्टरनेटिव व्हाइल द अदर हैज 2 मोर देन अल्टरनेटिव्स। देखो जी, एक के पास 2 अल्टरनेटिव है, दूसरे के पास 2 से ज़्यादा है। भाई उस केस में क्या होगा, दिस मेथड इज यूज वेयर इज नो सैडल पॉइंट। यह मेथड तभी यूज होगा जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डोमिनेंस मेथड भी इसमें रिड्यूस नहीं किया जाएगा। लेकिन दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव इज लिमिटेड। जब नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स 4 या 5 या लिमिटेड हों तो वहाँ पे ये मेथड सुटेबल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस को लेंथी बना दिया जाता है। राइट। तो सब गेम मेथड कैसे करना है, ध्यान से समझो। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने पूरी गेम को 2x2 मैट्रिक्स में बांटना ही है। मतलब अगर वहाँ पे 4 पार्ट्स दे दिए गए तो हमने उसे 2x2 में लेकर जाना है। राइट। 2x2 मैट्रिक्स में बांटना है। फिर आता है टेकिंग ईच गेम 1 by 1। हमने हर एक गेम को 1 by 1 लेना है। 1 by 1 मतलब पहली बार मैंने ले लिया 1x2, फिर ले लिया 1 और 3, फिर ले लिया 1 और 4, यानी मेरे पास अगर 4 गेम्स हुई तो
उसके बाद मैंने क्या ले लिया, 1 और 2 तो मैं ले ही चुका हूँ, अब 2 और 1 तो लूँगा नहीं, तो कौन सा लूँगा, 2 और 3 ले लूँगा। इसी तरीके से 2 और 4 ले लूँगा, राइट। इसी तरीके से हम करेंगे आगे काम। फिर आता है थर्ड पॉइंट, इन केस देयर इज़ अ नो सैडल पॉइंट, जब हमारे पास सैडल पॉइंट है ही नहीं तो हम इसके बाद क्या करेंगे, 2 × 2 मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कौन सा मेथड लगा देंगे, ऑड मेथड लगा देंगे, राइट। चलो जी, अब इतना तो हो गया। अब नीचे ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, देखो द स्ट्रेटेजीज फॉर दिस सिलेक्टेड, जो हमने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के बाद किया काम। अब देखो जी, जो आपको नीचे टेबल नज़र आ रहा है, लेट अस सपोज एन एग्जांपल, सपोज आपके पास 4 कॉलम और 2 रोज आती हैं और 2 प्लेयर हैं आपके पास, तो वहाँ पे आपका सब गेम मेथड क्या करेगा, तो जो मैंने बताया ना अभी, ध्यान से वही चीज़ है यहाँ पे। ध्यान से समझो, रो आपके पास 1 और 2 है, कॉलम आपके पास 1 2 3 4 आते हैं। तो ध्यान से नीचे देखो, इट इंक्लूड फॉलोइंग सब गेम्स, अगर हम 2 × 2 का मैट्रिक्स बना रहे हैं तो सब गेम्स का मतलब नीचे की नीचे बनते जाना। तो आपका एक बन जाएगा, 1 और 2 को ले लेना है, फिर 1 और 3 को ले लेना है, फिर 1 और 4 को ले लेना है। इसी तरीके से 2 और 3, क्योंकि 1 और 2 तो ले ही चुके हैं, या 2 और 1 तो ले ही चुके हैं। फिर आता है 2 और 4, और अब 3 और 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं। और लास्ट आता है 3 और 4। तो ये पॉसिबल आउटकम्स आपके सामने सब गेम्स की बनेंगी, और ये सभी को करने के बाद सबके ऑड करने पड़ेंगे। सबके ऑड मेथड का इस्तेमाल करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो होती है वैल्यू ऑफ द गेम अंडर सब गेम मेथड, राइट। तो ऐसे बनेगा आपका सब गेम मेथड का जो भी था सिस्टम। अब आ गया आपके सामने इक्वल गेन मेथड। अब ये क्या कहता है, ध्यान से देखो, एज प्लेयर्स आर रैशनल इन देयर अप्रोच, दोनों प्लेयर्स रैशनल्स होते हैं, इसलिए जो सिलेक्शंस होती हैं स्ट्रेटजीज की वो भी कई बार क्या कर देते हैं, इसलिए मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज की कॉम्बिनेशन आ जाता है। इज सच वे नेट गेन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। मतलब स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए हम चाहते हैं कि हमारा जो नेट गेन है वो इक्वल रहे, मतलब इक्वल गेन मेथड। हम कई बार गेम्स में चाहते हैं कि हमारे पास दोनों के पास बेनिफिट सेम आए, तो कैसे होता है, सेकंड पॉइंट पढ़ो, इन दिस प्लेयर सेलेक्ट ईच ऑफ द अवेलेबल स्ट्रेटजीज फॉर द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, ईच प्लेयर सेलेक्ट अ स्ट्रेटजी विद सम प्रोबेबिलिटी। वो अपनी स्ट्रेटजी को किसी प्रोबेबिलिटी तक यूज़ कर लेता है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन द ओनली इन द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो जी, जो मैंने अभी कहा क्या कहा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, तो नीचे उसका कुछ एग्जाम्पल के बेस पे आपको सम करने में मदद करेगा। क्या है बेसिक, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल दी है, लेकिन उससे पहले एक ऊपर वाली लाइन पढ़ लो जी, द मेथड इज नॉट सुटेबल। जहाँ पे नेगेटिव आ गई, रूल ऑफ गेम नेगेटिव आ गया, वहाँ पे ये मेथड यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, A1 A2 B1 B2 ले लिए, और नीचे मैंने मैट्रिक्स किसका बना लिया, A1 B1 का, A2 B1 का, A1 B2 और A2 B2 का, राइट। इतना तो आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर बना हुआ है मैट्रिक्स। अब देखो जी, उसमें क्या करना है, उसमें आपने ध्यान से समझो कि जो मेरी पहली A1 रो है, मैंने बॉक्स में देखो लिखा हुआ है, प्लेयर ए हैव 2 ऑप्शंस, ठीक है। फर्दर लेट, उसमें लेट कर लिया गया कि A1 की पूरी रो किसके इक्वल मानी गई है, P, यानी प्रोबेबिलिटी यानी P होती है, और दूसरी किसके बराबर मानी जाएगी, अब P के बराबर तो नहीं मानी जाएगी, या 2P के बराबर तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तो अब इक्वल टू 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, कि 1 के इक्वल यानी 1 - P हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हमने 1 - P ले लिया। अब अगर ऐसे रो को लिया है तो वैसे ही किसको लेना है, नीचे कॉलम को लेना है, तो वही चीज़ लिखी गई है, राइट। तो अब ध्यान से ना, आपने बॉक्स में जहाँ लिखा हुआ है वी कैन फाइंड, बॉक्स में देखो, वी कैन फाइंड एक्सपेक्टेड गेन ऑफ, जो मैंने लिखा हुआ है इधर प्लेयर्स ए वाले ऑप्शन में जो बड़ा बॉक्स है, वी कैन फाइंड एक्सपेक्टेड गेम ऑफ ए। हम ए का एक्सपेक्टेड गेन तभी ले सकते हैं जब बी ने दोनों स्ट्रेटजीज़ को इक्वली यूज़ किया गया हो, यानी अगर ए का गेन निकालना है तब निकलेगा जब बी ने दोनों स्ट्रेटजीज़ को इक्वली यूज़ किया है। ऐसे ही जब बी का गेन निकालना है तभी निकलेगा जब ए ने दोनों स्ट्रेटजीज़ को इक्वली यूज़ किया होगा, तो राइट। और लास्ट आती है वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगा, तो हमने जब ये सारी चीज़ों को निकाल लिया, पी और क्यू को निकाल दिया, तो उसके बाद हमने इनमें से किसी भी एक की वैल्यू को किसी भी प्लेयर में डाल देना है।
किसी भी प्लेयर के मैट्रिक्स में डालकर उसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी उसमें फिल आउट करके वैल्यू निकाल देनी है। और ऑटोमेटिकली अब इक्वल गेन मेथड है, इसका मतलब जिसका भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे का आंसर भी वही माना जाएगा। तो इसलिए हमने किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट करके उसमें डाल देनी है और दूसरे का आंसर वही निकल आएगा, राइट। तो दिस इज द इक्वल गेन मेथड। अब हम बात करते हैं एलपीपी मेथड की। तो ग्राफिक मेथड इसमें आता है। ग्राफिक मेथड क्या है, ध्यान से समझो जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये भी 2x2 में यूज़ होगा। सबसे पहली बात तो ये है, द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये भी देखो 2x2 सब मैट्रिक्स लिया जाएगा इसमें, यानी ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा। इसमें भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड पॉइंट ये आता है। थर्ड आता है द बाउंड्रीज ऑफ टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ फर्स्ट प्लेयर आर शोन। इसमें हमने क्या करना है, टू ऑल्टरनेटिव जो देखो जो बाउंड्रीज है, नीचे ना एक ग्राफ बना है, ये देखो जी, ये आपके सामने मैंने ग्राफ शो कर दिया, सीधी बात है। ये ग्राफ आपके सामने शो हो गया। ध्यान से देखो, एक साइड मेरी P बनेगी, दूसरी साइड मेरी, एक साइड अगर P है तो दूसरी साइड 1 - P बनेगा, ठीक है। यानी अगर एक P है तो दूसरा 1 - P होगा, प्रोबेबिलिटी तो यही होती है। अगर मैंने 1 मतलब देखो, अगर एक साइड P है दूसरा साइड 1 - P है तो उसे प्लॉट कर देना है। तो जब मैंने प्लॉट किया है तो प्लॉट करने के बाद ना, जो मैंने बोल्ड करके ऊपर लाइनें लिखी हैं, ध्यान से समझो। इन केस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए, जब हमने ए का मेथड में ए का मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम लिखा है यहाँ पे, तो वहाँ के लिए हमने क्या करना है, ध्यान से समझो। द पॉइंट इज आइडेंटिफाइड वेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन, यानी हमने मिनिमम मतलब माइनस वाली ले लेनी है, यानी माइनस में जहाँ जहाँ लाइंस इंटरेक्ट हो रही हैं, मतलब क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसमें से हाईएस्ट पॉइंट उठा लेना है। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, नीचे देखो, ए पॉइंट है वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, बी पॉइंट है वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, सी पॉइंट है वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट देखो, मिनिमम में से मतलब मिनिमम मतलब नीचे, माइनस में से मैंने उठाए पॉइंट, और उठा के मैंने कौन सा पॉइंट उठाया ऊपर में से, दैट इज मैक्सिमम, यानी बी वाला। तो मेरा मैक्सिमम पॉइंट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और नीचे जो पोर्शन बनेगा मिनी मैक्सिमम, मतलब नीचे जो पोर्शन मेरा आएगा वो कौन सा पोर्शन कहलाएगा, लोअर एनवेलप, राइट। तो अब ऐसे ही इसका ऑपोजिट कर देते हैं। नीचे आपके सामने मैंने मिनिमम पॉइंट का डाला है, मिनिमम मैक्सिमम देखो कैसे, मिनी मैक्स क्या होता है, ध्यान से समझो। मैंने क्या किया, अब मिनी मैक्स मतलब मैंने पोर्शन कौन सा लेना है, ऊपर वाला, मतलब मैंने पॉजिटिव पोर्शन ले लिया। जैसे ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, और उन 4 में से मैंने कौन सा पॉइंट उठाना है, मिनी मैक्स, मिनी मतलब मिनी वाला, सबसे नीचे कौन सा है, दैट इज बी पॉइंट। तो बी पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज मिनी मैक्स पॉइंट। लग गई बात समझ। और इसके ऊपर वाला शेडेड रीजन हो जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा शेडेड रीजन, अपर एनवेलप। जैसे पिछला लोअर था, ये है अपर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो चीज़ें यहाँ पे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की गई है। अब ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं रहेगा, जो मैंने मेन था वो सारा समझा दिया दोस्तों। अब करते हैं हमारा डी एंड इस मेथड्स का। तो बहुत छोटे मेथड्स रह गए, जैसे कि एल्जेब्रिकल, वो 3x3 मैट्रिक्स में यूज़ होने वाला है, यानी जब तक 3x3 मैट्रिक्स नहीं आएगा ये मेथड भी इस्तेमाल नहीं होगा। और ना ही ये मेथड कभी 2x2 में इस्तेमाल हो सकता है, ना हम इसे रिड्यूस करके 2x2 बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अब आती है बात, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो मैंने एलपीपी ऑलरेडी डाल दिया है, ये आपको पता है, और उसमें मैंने सिंप्लेक्स मेथड भी करवाया है। तो सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हो। तो वही चीज़ है इसमें कि इसे भी हम 2x2 मैट्रिक्स में यूज़ करेंगे, लेकिन इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट। कई बार डिफ़िकल्ट होने की वजह से हम सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड इज़ द ओनली मेथड विच इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द गेम की हर एक प्रॉब्लम के लिए ये क्या है, दैट इज़ हेल्पफुल है। देखो जी, 7 मेथड्स करा दिए, और 7 के 7 मेथड्स आपको मैंने क्लियर में एग्जाम्पल के थ्रू और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ द गेम थ्योरी क्या है, दैट इज़ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम मिक्स स्ट्रेटजीज में फंस जाते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करें। और समटाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट स्ट्रेटजी, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
समटाइम्स देयर विल बी अ जीरो आउटकम, कई बार आउटकम ही हमें धोखा दे जाती है, आउटकम ही ज़ीरो आ जाती है, तो क्या करें। देयर इज़ ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, चाहे कोई मेथड यूज़ कर लो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑलवेज रहेगी। देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, वही फीचर आ गया वहाँ पे, हमारे पास कॉम्पिटिटर्स हैं लेकिन फाइनाइट नंबर्स के हैं। फिर आता है सर्टेनिटी ऑफ द पे ऑफ, पे ऑफ की सर्टेनिटी, यानी पे ऑफ क्या था, गेन, जो हमारे पास आउटकम निकल के आ रही है, जो लॉस निकल के आ रहा है, यानी गेन और लॉस यानी आउटकम जो निकल के आ रही है उसकी सर्टेनिटी नहीं होती, यानी उसकी सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी मतलब पता होता है, सब कुछ पता होता है, पे ऑफ कितना होगा कितना नहीं, ये सारी चीज़ें पता होती हैं क्योंकि गेम है, गेम में तो ये सब कुछ चलता रहता है। और ये लिमिटेशंस हो गई इसकी। और लास्ट आता है समटाइम्स प्लेयर फील डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ द गेम, कई गेम्स ऐसी होती हैं जिसके रूल्स समझ आते नहीं हैं और हम खेलना शुरू कर देते हैं, यार अगर समझने की कोशिश भी करते हैं तो हमें समझ में नहीं आते, तो डिफ़िकल्टी होती है उसमें भी। क्लियर हो गया। सो दीज आर द लिमिटेशंस, और आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर ज़रूर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए और विद एग्जांपल्स नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई होप आपको ये नोट्स जल्दी मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे और समझ भी आ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि समझ आ गया होगा तो लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।